रामदेव के जाने के बाद कमलेश्वरी ने मिठाई और पास रखी एक बनारसी साड़ी डॉक्टरनी के पास रमनती के द्वारा भिजवाई और पूछवाया कि अब उसे क्या करना है। जमीन, धन संपत्ति के विषय में रामदेव की रुचि को मानने का अभ्यास था, किंतु इस नई स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। वहां कुंडा में हमारी अम्मा के घर में ऐसा ही होगा। रमनती कितनी चुप। That was truly amazing. I think that was, yeah, he really brought the book alive, and it's such an honor to have Rajkumar Rao do this reading. He is probably, unarguably, one of the finest actors of our time. And now I'm inviting a very special person, Ghazala Amin. And Ghazala ji, I was thinking, this is really bringing things full circle. Ghazala ji released my first book, I think 11 years ago, my first book, which was translated in Hindi, called Is Taaj Ki Heere Chupte Hain. And now you're also doing a reading from my grandmother's last book. So, life does come full circle in such wonderful ways. So really an honor and a pleasure and a blessing to have you bring for our entire family, to complete the circle, So thank you. I'm just going to be spotlighting your video. If you could give us, maybe in some simple Hindi, the context, I'm sure me and other people of my generation will understand the context of your reading. And then, Dadi ji always, she had such perfect Hindi, so her Hindi was always very perfect. But for us more imperfect people, just a short summary of simplified, I'm sure I and all my, millennial generation will enjoy it. Thank you. And handing over to you. Can you hear me? Yes. Now you're audible. Thank you. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया इरा। मुझे भी यही ख्याल आया था और याद आ रहा था कि किस तरह से तुम्हारी किताब के विमोचन के समय भी मैंने पढ़ा था और उस समय जो था वो शायद हैबिटेट सेंटर का अहाता था। आज हम बहुत ही विशाल अहाते में एकत्र हुए हैं, जूम के अहाते में, जहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और तुम्हारी किताब में आज की आधुनिक समाज का जिक्र था, जबकि आपकी दादी की पुस्तक में जमींदारों के समय का पूरा जिक्र है, उसकी पृष्ठभूमि है। और वो समय काफ़ी पुरुष प्रधान था। उसमें उस ज़माने में जो शादीशुदा जोड़े होते थे उनका जीवन दिखाया गया है और नारी का बलिदान दिखाया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से पुत्री के जन्म पर, बेटी के जन्म पर कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। बेटी को पढ़ाया जाता है, बेटी की परवरिश में उसको क्या क्या सिखाया जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और कितनी भी मुसीबतें आए उनको कितनी हिम्मत से और समझदारी से उसको संभाल सके। किरदारों पर काफ़ी टिप्पणी हो चुकी है, उसका डिस्कशन हो चुका है। इसमें रामदेव जो थे वो जमींदार और जो मुख्य किरदार हैं, पात्र हैं, उनको अगर देखा जाए तो महिला है, विमेन हैं। कमलेश्वरी जो कि मुख्य पात्र हैं और उनकी दासी रमनती, जिनको वो बिल्कुल बहन की तरह मानती थी। वहाँ पर ऊंच नीच हमें इस पुस्तक में नहीं दिखाई देता है, उस अंतर को हम नहीं देख पाते हैं। और रजनी जो कि गाने वाली थी, अहाते वाली थी। तो ये उस समय की बात है, तो उसी की कुछ झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कमलेश्वरी की सुंदरता की बहुत बात हुई है और उनके पति भी बहुत ही अपने बिल्कुल जान देते थे उनकी सुंदरता पर। रमनती ने दृष्टि उठाकर मालकिन की ओर देखा। कितनी अपूर्व सुंदरी थी मालकिन। अब मानो रूप की लौ को किसी ने ढक दिया है। रमनती ने तो गांव की सारी स्त्रियों को, नव वधुओं, नव युवतियों को देखा था। ऐसी रूपवती उसने नहीं देखी थी। तभी तो मालिक ने कभी किसी दूसरी की ओर नहीं देखा था। किंतु रमनती ने उन्हें ये कहते अक्सर सुना था, तुम मुझे भैरव राग में कोई रसिया सुनाओ, कोई ठुमरी सुनाओ तो आनंद आ जाए। उसके साथ घुंघरों की रुंझुन हो तो फिर तो लगे कि स्वर्ग यहीं आ गया है। पर उसने देखा था मालकिन और अधिक छुई मुई हो जाती। नाइन होने के नाते बहुत से काम रमनती को करने होते थे। उनमें से एक था पान की गिलौरियां बनाकर बैठक में पहुंचाना। एक अवसर पर बैठक में रामदेव की लंगोटिया या नैनसुख महाराज बैठे थे। रामदेव उनके सामने अपने मन के पन्ने खोलते रहते थे।
उस दिन रमंती ने उन्हें कहते सुना था, क्या करूं नैनसुख, मैं क्या करूं। संध्या के समय मन होता है कि हवा में कोई राग रागनी लहराए। गांव के गीतों में आनंद नहीं आता। एक बार सोचा था कि जैसे और जमींदार जाते हैं वैसे मैं भी कोटे पर जाकर सुनूं, और एक बार कानपुर गया भी, 2-3 कोठों पर गया। पर तुम्हारी भाभी की सुंदरता के सामने कोई और टिकती ही नहीं है। उन औरतों के चेहरों के कारण मुझे गाना सुनने में आनंद ही नहीं आता है। तुम्हारी भाभी में सब गुण हैं, बस यही नहीं। रमंती ने ये सब कुछ कमलेश्वरी को सुनाया। उपटन लगाते समय उस दिन रमंती ने साहस जुटाकर कमलेश्वरी से कह दिया था, मालकिन, आप किसी तरह गाना सीख ही डालो। कमलेश्वरी हंसी। क्यों भला, ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? रमंती ने सोचा, सच बताना ही सही होगा। रमंती का विवरण सुनकर कमलेश्वरी एक क्षण को स्तब्ध रह गई थी। फिर उदास से स्वर में बोली, ये सब मैं जानती हूँ रमंती, पर तुम कैसे भूल गई कि औरतों के बीच बैठकर ढोलक के गीत गाने के सिवाय और गाना हमारे यहाँ कहाँ सिखाया जाता है। अपना शौक पूरा करने मर्द कहीं जाए तो स्त्रियां उसका बुरा नहीं मानती थी। मैं भी नहीं मानूंगी। अब तक मैं उन्हें संतान नहीं दे पाई, तो मैं चाहती हूँ वे दूसरा ब्याह कर ले, पर वे राजी नहीं है। कहते हैं चाचा का परिवार है, कोई ना कोई खेती संभाल लेगा। ये गढ़ी और धन तुम्हारा होगा। मैंने उनके होंठों पर हाथ रखकर कहा था, कुछ ऐसा करो कि मैं पहले मर जाऊं। ते वो हंसे थे, बोली, जैसे बच्चा होना भगवान के हाथ में है, वैसे ही मरना भी। मालिक में यही एक खराबी है कि हर बात हंसी में टाल देते हैं। ऐसा क्यों कहती है रमंती? ये तो मेरे प्रति उनका प्रेम है, नहीं तो क्या कोई 10 वर्ष प्रतीक्षा करता है? आसपास ही देख लो, कितने जमींदार हैं, उनके बाल बच्चे हैं, फिर भी एक अहाते वाली जरूर है। इस समय मैंने पुस्तक पढ़ते वक्त पहली बार अहाते वाली का जिक्र सुना था। रामदेव को बाद में मेले में रजनी मिलती है, जो कि बहुत अच्छा गाती है, और वो बिल्कुल उसके गायन पर फिदा हो जाते हैं और अपनी पत्नी को मना लेते हैं कि वो उसको लाकर अहाते में रखी। और क्रांति जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है जब वो कोई भी समा बांधती हैं, जैसे कि सोने से चमकती धूप को नीलाभा अपने अंक में समेटने लगी थी, यानी शाम होने लगी थी। सोने की चमकती धूप को नीलाभा अपने अंक में समेटने लगी थी। उसी समय आगमन की ध्वनियां द्वार पर सुनाई देने लगी। बाहर वाले कमरों में कमलेश्वरी तभी जाती थी जब रामदेव घर पर ना हो। आज उत्सुक हो वहां तक पहुंच गई थी, क्योंकि रजनी जो गायिका थी वो आने वाली थी। रमंती ने रजनी के बारे में कमलेश्वरी को बताया था। सब कुछ तो नहीं कहा, पर सांत्वना देने वाली एक बात जरूर कह दी। मालकिन, जगदीश कह रहा था कि मालिक तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, आंख बंद करके गाना सुनते रहते हैं। कमलेश्वरी के अशांत मन को शांति की कुछ बूंदें तो अवश्य मिली थी, पर उसे नानी की बात बार बार याद आ जाती थी। वो प्रायः कहती थी, आटा और घी पास पास रखे हों तो कब तक घी बचा रहेगा। अब उस समय का रखरखाव देखिए। स्नान गृह के पास रमंती तैयारी में जुटी थी। धोती में चुन्नट डालकर इस तरह टांग देती थी कि अधिक सरलता से पहनी जा सके। इन घरानों में यही तरीका था। पैरों की एड़ियां झाबे से साफ कर नर्म की जाती, शरीर में चंदन युक्त उपटन लगाया जाता, फिर रमंती ही पानी डालती, शरीर पोंछती, फिर बाहर आ जाती। शेष काम कमलेश्वरी करती। रमंती से कुछ कहे बिना कमलेश्वरी स्नान गृह में चली गई और फिर
जो ध्वनि आई उसे सुनकर रमंती सब कुछ छोड़कर भूलकर अंदर चली गई और इतनी निकटता होते हुए भी आज तक जो नहीं किया था वो कर बैठी। रमंती ने कमलेश्वरी को आलिंगन में लेकर खुशी से उमंगते स्वर में कहा, मालकिन मालकिन। इसके बाद वो कुछ न कह सकी, कंठ अवरुद्ध हो गया। उसके इस असामान्य व्यवहार से कमलेश्वरी अपने कष्ट को भूल गई। भयभीत होकर पूछा, रमंती क्या हुआ? कुछ नहीं मालकिन, आप भी कैसी ना समझिए, अभी अभी जो आपको उकाई आई वो क्या थी नहीं जानती। बधाई हो मालकिन, बधाई हो। कमलेश्वरी पहले स्तंभित हुई, फिर बोली, अरे मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, पर बताओ भला मैं उसे कैसे पहचानती? क्या मैंने पहले कभी देखी और भोगी थी? पर क्या ये सच है? निश्चित है? हाँ मालकिन, 100% सच ना हो तो मेरा गला कटवा देगा। जो हुआ था उसकी सच्चाई अब पूरे वेग से कमलेश्वरी की चेतना से टकराई हुई। सब कुछ भूलकर अब वो रमंती से लिपट गई थी। आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। गला क्यों कटवाऊंगी, गले में गिन्नी हार डालूं, पर बता महाराज को कैसे बताऊं? और फिर महाराज को जो बताया जाता है वो मैं पढ़ने वाली थी, लेकिन राजकुमार जी ने अभी उसका विवरण किया। हम आगे बढ़ते हैं और कमलेश्वरी के घर में पुत्री जन्म लेती है। डॉक्टर ने कहा, मेरे हाथों जो प्रसव होते हैं उनमें अधिकतर लड़के होते हैं, लोग खुश होते हैं, पर यहाँ तो देख रही हूँ पुत्री जन्म पर उससे अधिक खुशियां मनाई जा रही हैं। रामदेव बोले, हम तो संतान की आशा ही छोड़ बैठे थे। पुत्री जन्म हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हमारे परिवार में 2 पीढ़ी से कोई कन्या ही नहीं है। हमारे चाचा के परिवार में भी कोई कन्या नहीं है। रामदेव के वो शाब्दिक उद्गार नहीं थे। पुत्री को उन्होंने बहुमूल्य रत्न माना, देवी का अंश माना और अपने आनंद का स्रोत मानते थे। नाम था चंद्रेश्वरी और प्यार का नाम था चंदा। कमलेश्वरी रजनी की पूरी दुखदाई कहानी सुनती है, उससे बहुत सहानुभूति होती है और कमलेश्वरी उस महिला को अपना पूरा सहारा देती है। फिर एक दुर्घटना में रामदेव जी के मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर, और उस समय कहानी में मोड़ आता है और कमलेश्वरी के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। रामदेव का दाह संस्कार करने के लिए उनके भाई के बेटे आते हैं और उस समय उसको लगता है कि चंदा उनकी बेटी जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा कि वो रजनी के घर उसको भेज दे। और फिर वो सोचने लगती है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पूरी आशंका थी कि जमीन जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश होगी। मेहमान थे, लेकिन वो चाहती थी कि अब वो लोग अपने घर जाएं। और अब आप देखिए कि कमलेश्वरी कितनी हौसले वाली, कितनी सशक्त महिला के रूप में आपके सामने आती है। कमलेश्वरी ने निर्णय ले लिया, इनको वापस भेजने के बाद ही चंदा को घर लाना उचित होगा। पर कैसे? मारपीट करना तो सरल था, पर जिसने दाह संस्कार किया था उसको मान देना भी आवश्यक था। उसने सोचा था 6 एकड़ भूमि देना पर्याप्त होगा। स्वामित्व देने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। स्वयं सब कुछ संभालने की योग्यता उसमें थी, स्वयं में विश्वास भी था। उसके पिता ने एकमात्र संतान होने के कारण रामदेव जैसा लाड़ प्यार तो किया था, पर अकेले होने के कारण अन्य परिस्थितियों के लिए तैयार भी किया था। जब तक यौवन के लक्षण प्रकट नहीं हुए थे वो उसे अपने साथ ले जाया करती थी। कहीं कहीं उन्हें घोड़े से जाना पड़ता, पास का स्थान होता तो वो उसे दूसरे घोड़े पर बैठने देती। माँ विरोध करती तो उन्हें समझा देती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें सांत्वना देते कि यदि परिस्थिति हुई तो वो उनकी सहायक बनेगी। उसके सामने मोल तोल हिसाब किताब करते ताकि वो उनका तरीका सीख सके। कमलेश्वरी की माँ उनकी दूसरी पत्नी थी और उनसे 15 वर्ष कनिष्ठ थी, अतः उनकी चिंता स्वाभाविक थी। अगले दिन पूजा से निवृत्त होकर
कमलेश्वरी ने नरदेव को बुलाया, जो रामदेव के भाई के पुत्र थे, जिन्होंने उनका दाह संस्कार किया था। मृदु स्वर में कहा, बेटा, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे? नरदेव की उम्र 30 के लगभग होगी, पर स्वास्थ्य कुछ विशेष अच्छा नहीं दिख रहा था। कमलेश्वरी के लिए पुत्र तुल्य था। वो चौकी पर बैठी थी। नरदेव ने प्रवेश किया और मानो चौंक गया, टेढ़ी पार कर खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि कमलेश्वरी पर स्थिर हो गई। हंस के पंख जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटा उनका सौंदर्य कितनी गुणा बढ़ा था और कितना अद्वितीय हो गया था, वो ये स्वयं कैसे जान सकती थी, जबकि वो दर्पण के सामने ही नहीं गई थी। कमलेश्वरी ने बोलने से पहले शब्दों का चयन कर लिया था। बेटा, यहाँ का सारा काम निपट गया है, अब तुम वहां का काम संभालो। तुम्हारे चाचा यहाँ का ऐसा प्रबंध कर गए हैं कि सारा कारोबार यथावत चलता रहेगा। बच्चे बहू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। यहाँ की जमीन तो तुम्हें हमारे बाद ही मिलेगी। दृष्टि हटाने में असमर्थ वो बोला था, चाची, आपने हमें पुत्र के स्थान पर दाह संस्कार करवाकर पूरी जिम्मेदारी निभाने का काम सौंपा है, तो कर्तव्य हमारा ही कर्तव्य है। उस दृष्टि से कमलेश्वरी का निश्चय और भी दृढ़ हुआ। क्रोध भी आया, पर उसने शांत रहते हुए कहा, वो ठीक है, हम वैसा ही मानेंगी, पर तुम्हारा यहाँ रहना उचित और आवश्यक नहीं लगता। हमने कह दिया है, सवारी तैयार रहेगी, दोपहर के भोजन के बाद ही जाना, जल्दी में। धन्यवाद। Thank you, Ghazala ji. That was amazing. You really, really brought the book to life. So thank you. Virtual applause for you. Thank you so much. Thank you. That was Ghazala ji's always talent, to really bring the book alive. So thank you. And I think with Rajkumar ji's readings and Ghazala ji's readings, we have all gotten such a beautiful perspective of the book. And Ghazala ji, thank you so much for explaining also the context of what you were reading for people like us. That makes it very, very, very easy to understand. So thank you, everyone.